इस वीडियो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इसके पहले पीछे के 3 वीडियोस हम इस बुक के कर चुके हैं, यानी पॉलिटी के कर चुके हैं, और अब हम आए हैं चैप्टर नंबर 4 में जिसमें कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हमें इलेक्शंस के बारे में पढ़ने हैं कि आखिर जो इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, चुनाव होते हैं, आखिर वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उन्हें किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4.1 वाई इलेक्शंस। तो देखिए आखिर इलेक्शंस होते क्यों हैं। तो इसके अंदर हमारा छोटा सा टॉपिक है असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। तो यहाँ पर हमें सिंपली पढ़ना है हरियाणा का एक एग्जाम्पल इलेक्शंस के बारे में 1987 का एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए ये जो डिज़ाइन दिया गया है, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई है ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट का एक हिस्सा है। इसमें लिखा गया है कि आधी रात का समय है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ जो है वो पिछले 5 घंटों से बैठी हुई है एक चौक पर एक शहर के, और अपने लीडर के आने का इंतज़ार कर रही है। और जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं वो बार बार भीड़ को ये एश्योर कर रहे हैं कि जो उनके लीडर हैं वो किसी भी समय आते होंगे, और बार बार भीड़ जो है वो खड़ी हो जा रही है जब भी कोई एक व्हीकल उस रास्ते से गुजरती है, उस जगह से गुजरती है जहाँ वो अपने लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं। और उस लीडर का नाम है मिस्टर देवीलाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, और वो करनाल में मीटिंग एड्रेस करने वाले हैं थर्सडे नाइट को। उनकी उम्र 76 साल है और वो बहुत ही बिजी मैन है इस समय में, क्योंकि वो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक मीटिंग करते हैं, और आज के दिन वो करीब 9 इलेक्शंस मीटिंग कर चुके हैं सुबह से, और लगातार वो पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर रहे हैं पिछले करीब 23 महीनों से, और इस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी, और ये एक इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी। अब इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के इलेक्शंस को। एक एग्जाम्पल है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आने वाला है, और तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में है, जो कि हुए थे 1987 में। ये जो स्टेट था पहले रूल किया जाता था कांग्रेस पार्टी द्वारा, और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट द्वारा 1982 से, जो कि सरकार में थी। और इसके जो अपोजिशन लीडर थे, यानी इस समय में असेंबली में जो अपोजिशन लीडर थे चौधरी देवीलाल, इन्होंने एक न्याय युद्ध की घोषणा की थी, एक मूवमेंट की जिसका नाम उन्होंने दिया था न्याय युद्ध। और इसका सिंपली मीनिंग होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी न्याय के लिए स्ट्रगल करना। और इन्होंने इसके साथ ही एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। उनकी जो पार्टी थी उसने दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शंस लड़ा। और इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने कहा कि उनकी पार्टी अगर इलेक्शन जीतती है तो इलेक्शन जीतने के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसका जो सबसे पहला काम होगा कि वो जो किसान है, छोटे किसान हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लोन्स को माफ़ कर देगी। और उनका यही कहना था कि पहला काम वो यही करेंगे, इसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। और जो लोग थे वो पिछले सरकार से बहुत ही अनहैप्पी थे, बहुत ही नाखुश थे, और इस वजह से वो इस देवीलाल की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा देवीलाल ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो इसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने काफ़ी मतलब बढ़ चढ़कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और लोकदल को जिता दिया। और लोकदल और उसके पार्टनर्स ने 76 सीट्स जीती 90 सीटों में से स्टेट असेंबली की। और लोकदल को एक तरीके से पूर्ण बहुमत मिला असेंबली इलेक्शन में, और वहाँ पर लोकदल की सरकार बन गई। और जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो जो पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और नया जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, यानी एमएलएस जो थे, उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुना। और जो गवर्नर थे उन्होंने देवीलाल को बुलाया नया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे तो उसके 3 दिन बाद जो देवीलाल थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उनकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन्स थे स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबरर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के, उनको एक तरीके से माफ़ कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। और तो उनकी जो पार्टी थी उसने अगले 4 सालों तक रूल किया। लेकिन जब अगला इलेक्शन हुआ 1991 में, इस समय में उनकी पार्टी जो है वो उतना ज़्यादा सपोर्ट उसे नहीं मिल पाया, और कांग्रेस जो है इलेक्शन जीत गई और वो फिर से सरकार में आ गई। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल एक इलेक्शन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से इलेक्शंस हुए और किस तरीके से एक पार्टी हारी, दूसरी पार्टी आई और फिर वो पार्टी हार गई। तो एग्जाम्पल हमें एक तरीके से
आगे के चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। तो देखिए अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। मेन जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो यहाँ से शुरू होती है कि आखिर हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड इलेक्शंस? आखिर इलेक्शंस हमारे देश में होने क्यों चाहिए, हमारे देश में क्या और भी जितने भी डेमोक्रेसीज है वहाँ पर इलेक्शंस क्यों होते हैं और होना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए जो डेमोक्रेसी वर्ड है या फिर जो डेमोक्रेसी हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो उसकी नीड है वो है इलेक्शंस होना। अगर कहीं पे इलेक्शंस नहीं होते हैं तो हम उसे किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने ये नोट किया था, हमने ये देखा था कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, अपने लीडर्स को चुन सकें। और हमने ये भी पढ़ा कि जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं, जहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था चाइना का कि चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है लेकिन वहाँ पर फिर भी इलेक्शंस होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसा क्या है इलेक्शन में कि हमें इलेक्शंस कराना ज़रूरी है और अगर हम इलेक्शन नहीं कराएं तो क्या हमें फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखिए एक तरीके से आप इमेजिन करिए डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी बिना इलेक्शंस के। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जहां पर जो नॉर्मल पब्लिक है यानी आम जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, अपने लीडर्स को चुनती है ताकि वो जनता के बदले में फैसले ले सके, मेजर डिसीजंस ले सके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी रहे लेकिन डेमोक्रेसी में इलेक्शन ना हो? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all decisions। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात की गई है कि डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर इलेक्शंस के बिना चीज़ें चल सकती हैं। ये तभी पॉसिबल है जब जो जितनी भी जनता है जो कि एक देश के अंदर है वो सभी एक साथ बैठे और रोज़ दिन हर एक फैसले लेने के लिए और सारे डिसीजन खुद ब खुद ले। तो आप ही सोचिए क्या ये चीज़ पॉसिबल है इंडिया जैसे मुल्क में या फिर किसी और मुल्क में कि पूरी जो जनता है वो हर रोज़ बैठे और हर एक डिसीजन में वो पार्टिसिपेट करे? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है। लोग अपना काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और इसलिए उनके पास पॉसिबल नहीं है किसी भी लार्ज कम्युनिटी के लिए। तो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है किसी भी लार्ज कम्युनिटी के लिए और इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो हर एक जिस आदमी को पार्टिसिपेट करना है इस तरीके के मीटिंग के लिए उसके पास टाइम भी नहीं है और इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है सारे डिसीजन लेने के लिए सभी मैटर्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर इलेक्शंस जो होते हैं इंडिया में उसमें तो लोग तो एक दिन के लिए वोट देने नहीं जाते हैं। जब हम इलेक्शंस में देखते हैं तो वोटर टर्नआउट परसेंटेज कितना था तो 60%, 70%। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो रोज़ आएंगे और रोज़ बैठ कर डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से दुनिया के ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर जो जनता है वो रूल करती है रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए। तो देखिए इस डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसका रूल है? हमारे ऊपर जनता का रूल है, पब्लिक का रूल है। लेकिन ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ में जनता जो है वो इनडायरेक्टली रूल करती है, रिप्रेजेंटेटिव को चुन के उसके ज़रिए रूल करती है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है डेमोक्रेटिक तरीका जिसके ज़रिए हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके बिना किसी इलेक्शंस के। तो ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको सेलेक्ट किया जाता है उनके एज और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या कोई ऐसा जगह जहाँ पर जो लीडर्स हैं उनको चुना जाता है उनके एजुकेशन और नॉलेज के आधार पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके के डिसीजन लेने में काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कौन ज़्यादा एज वाला है या फिर किसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए हमारे पास 5 ऑप्शन से 5 आदमी बैठे हुए हैं जिनमें जो कि काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं और काफ़ी ज़्यादा जिनके पास नॉलेज है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहुत ही आसानी से डिक्लेयर कर दें कि हाँ जी ये जो आदमी है आपसे ज़्यादा जानता है और ये आदमी जो है आपसे कम जानता है? नहीं, ऐसा हम बहुत ही आसानी से नहीं कर सकते हैं। बहुत हमें कम्प्लेक्स डिसीजन लेने होंगे और बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। लेकिन मान भी लीजिए कि जो जनता है, पब्लिक है, वो रिजॉल्व कर सकती है इस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ को। तो देखिए अगर ऐसा हो सके तो वहाँ पर इलेक्शंस की ज़रूरत रियलिटी में नहीं पड़ेगी और वहाँ पर इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि क्या हम इस जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? इस तरीके के जहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हो, इस तरीके का प्रोसेस जहाँ पर फॉलो किया जाता हो, क्या उस जगह को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको जो नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता है, वो पसंद करती है या नहीं करती है, वो उसे सपोर्ट करती है या नहीं करती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता की मर्जी के अनुसार काम कर रही है या नहीं, यानी जनता की जो विशेज़ है उसको पूरा कर रही है या नहीं। और ये भी क्यों श्योर कैसे किया जाए कि
ये भी श्योर किया कैसे किया जाए कि जो जनता है वो अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को अगर पसंद नहीं करती है तो उसे पावर से कैसे रिमूव किया जाए या फिर उसे बाहर कैसे निकाला जाए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके के सिचुएशन में आ सकते हैं, और इसके लिए एक तरीके के मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर के लिए, जहाँ पर जो पब्लिक है यानी लोग हैं वो आसानी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके एक रेगुलर इंटरवल पर और उनको चेंज कर सके अगर वो रिप्रेजेंटेटिव उन्हें पसंद नहीं आते हैं तो। और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इलेक्शन। तो देखिए इलेक्शन क्या है, तो इलेक्शन का डेफिनेशन एक तरीके से यहाँ पर आ गया। तो इलेक्शन एक तरीके का मैकेनिज्म है, इलेक्शन एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए लोग जो है एक रेगुलर इंटरवल पर एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और अगर कोई पुराना रिप्रेजेंटेटिव उन्हें पसंद नहीं आता तो उसे वो बाहर कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक तरीके से डेफिनेशन है इलेक्शन का। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसलिए इलेक्शन जो है ये बहुत ही एसेंशियल है हमारे समय के लिए और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए ये जो देश है वो खुद के ऊपर रूल करता है, यानी जनता जो है वो खुद के ऊपर रूल करती है। तो देखिए एक इलेक्शन में जो जनता है वो बहुत सारे फैसले लेती है, बहुत सारे डिसीजन लेती है। जैसे वो डिसाइड करती है कि कौन वो व्यक्ति होगा जो कि उनके लिए कानून बनाएगा, उनके लिए लॉज बनाएगा, और जो जनता है वो ये भी चूज़ कर सकती है कि सरकार कौन बनाएगा और जो बड़े डिसीजंस है वो कौन लेगा। और जनता ये भी चुनती है कि कौन सी पार्टी होगी या फिर कौन सी आइडियोलॉजी होगी जो कि सरकार के प्रोसेस को या फिर लॉ मेकिंग को एक तरीके से गाइड करेगी, उसको दिशा देगी। ये सभी चीज़ें जो है वो जनता डिसीजन लेती है इलेक्शंस के साथ ही। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेसी।